नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश देशांतर में हम चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया और सिंगापुर दौरे की करेंगे। इन दौरों में सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया है वो कारोबार और आतंकवाद, दो बड़े मुद्दे थे जो छाए रहे इस पूरे दौरे में। आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी के बनने के बाद उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इस पूरे क्षेत्र में जो व्यापार हैं उसके अवसर बेहतर हो जाएंगे और पूरी दुनिया का जो सिंगल लार्जेस्ट बाज़ार है, यानी सबसे बड़ा बाज़ार है, वो बन सकेगा ये पूरा क्षेत्र। लाखों की तादाद में नई नौकरियां भी पैदा हो सकेंगी। साथ ही आतंकवाद पर भी महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई हैं और ख़ासकर चूँकि ये बैठकें पेरिस हमलों के बाद हुई थी, इसलिए भी ये मुद्दा केंद्र में छाया रहा। अगले आधे घंटे में हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि क्या उपलब्धियां रहीं इस दौरे की और इन 3 दिनों में किस तरह की चुनौतियां हैं जो भविष्य में हमारे सामने पेश आ सकती हैं। फिलहाल मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। मोहन गुरुस्वामी हैं जो कि सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान टी.आर. रामचंद्रन हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। पिनाक रंजन चक्रवर्ती हैं जो कि सेक्रेटरी रह चुके हैं विदेश मंत्रालय में। और एक और ख़ास मेहमान मेरे साथ जल्द ही मौजूद होंगे। साथ ही मेरे साथ संदीप दीक्षित हैं, वरिष्ठ पत्रकार, फ़ोन लाइन पर वो भी मौजूद होंगे, द ट्रिब्यून अखबार के साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है सभी मेहमानों का। सबसे पहले अगर आपके साथ शुरू करूं मैं मोहन गुरुस्वामी जी की, जो बैठकें रहीं इसमें सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि कारोबारी जो उपलब्धियां रही हैं, जो पूरी एक कम्युनिटी डेवलप हो पाई है, क्या आपको लगता है कि ये बिना चुनौतियों के है? ये अभी एक आइडिया अपने आप में अच्छा लग रहा है या वर्केबल नज़र आता है? मेरे ख्याल में एक बहुत बेहतर आइडिया, अच्छी आइडिया है, काम शुरू हुआ है, मगर हमको उसमें शरीक होने के लिए, शामिल होने के लिए हमारे पास काफ़ी रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस रफ्तार पे वो लोग काम करते हैं, जिस रफ्तार से वो लोग आगे बढ़ते हैं, उसके साथ हमें उस पेस को हम मीट करना चाहिए। और हमारे पास जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो कहते हैं ना, उसमें बहुत दिक्कतें हैं हमारे पास। तो हमारी रेटिंग जो है 130 है दुनिया में 180 देशों में से। तो ये जो दूसरे देश हैं आसियान के या जो जापान, चाइना, उनकी रेट ऑफ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत आगे है। तो उस लेवल को भी हमें आना पड़ेगा। तो कोई क्लब में शामिल होने से ये मतलब नहीं है कि सारे बेनिफिट्स हमें आ जाएंगे। आपको संभावनाएं बहुत नजर आ रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ चुनौतियां भी हैं। बताया जा रहा है कि अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए, आबादी के हिसाब से देखा जाए, तो सिंगल लार्जेस्ट मार्केट बन सकता है। बहुत बड़ी मार्केट हो जाएगी, दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट हो जाएगी। मगर हमको उसमें फ़ायदा उठाना, तो हमें अंदर बहुत काम करना है। तो शामिल होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विंडो क्लियरेंस और उस सब की बात थी कि भाई पूरी एक टीम है, बाकायदा वेबसाइट्स हैं जो बाहर से आने वाले लोगों के लिए पूरी तरीके से डिवोटेड हैं, बाकायदा एक टीम है जो रिजॉल्व करेगी मुद्दों को। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस परमिशन मिलना एक है। जब आप जाते हैं ज़मीन खरीदने के लिए तो रजिस्ट्रेशन 180 दिन होता है। कंस्ट्रक्शन प्लान सैंक्शन के लिए 200 दिन हो जाता है। ये सब आंकड़े अब सरकार के पास है। बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां वापस भी चली गई, वापस चले जाते हैं क्योंकि कुछ काम होता नहीं। क्यों? और ये ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स और लोकल गवर्नमेंट्स के पास है, तो वहाँ तक भी फैलना चाहिए। सिर्फ मोदी जी कहने से कुछ होगा नहीं। तो सारे स्टेट्स को इनको एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में लाना पड़ेगा और इनको भी इसमें शामिल करना पड़ेगा। ये अभी हुआ नहीं। इस वक्त प्रोफेसर श्रीकांत कोंडापल्ली प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर ईस्ट एशियन स्टडीज़ JNU के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उन्हें भी बातचीत में शामिल करेंगे। पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी, ये बताइए कि कई बार बात ये भी कही जाती है कि ये मुद्दा दरअसल केंद्र सरकार की पहल ज़रूर हो सकती है, लेकिन आफ्टर ऑल जो डील करना है बाहर से आए हुए इन्वेस्टर्स को, वो स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ करना है। उनके अपने कानून हैं, उनके अपने जो है ज्यूरिसडिक्शंस हैं। तो आपको लगता है कि ये मामला जितना आसान नज़र आता है दरअसल उतना ही कॉम्प्लेक्स भी है? कॉम्प्लेक्स तो है। हमारा देश फेडरल देश है, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स के अपने रूल्स हैं। हम तो GST भी नहीं ला सके अभी तक, क्योंकि एक जनरल टैक्स, जो जनरल सेल टैक्स है पूरे देश में जो लागू होगा वही नहीं होता है। हर एक स्टेट्स में अलग अलग सेल्स टैक्स और फिर स्टेट कहते हैं कि हमें नुकसान हो जाएगा, और हमें नुकसान हो जाएगा, तो हमारा रेवेन्यू लॉस जो है उसको कॉम्पनसेट करिए। वो तो खैर पॉसिबल है, वो तो हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट ने तो कहा ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। मुझे याद है जब मैं थाईलैंड में था और मैं इस तरह की प्रमोशन कर रहा था एज एम्बेसडर, तो मुझे थाई चेंबर ऑफ कॉमर्स सब ने मुझे मिलके ये बताया कि एम्बेसडर साहब, हमको एक पेज में क्या आपके कानून है, क्या हमें करना है इन्वेस्ट करने के लिए, बता दें प्लीज़। एक पेज में। हम लोग थाई लोग इतना पेचीला रूल्स एंड रेगुलेशन समझ ही नहीं पाते हैं, और हम फिर डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी लॉयर पे या किसी लोकल पार्टी पे, और फिर हमको बड़ी तकलीफ होती है। अब मैंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, और मैं क्या कहूँ कि एक पेज में किस तरह से आप उनको, एक इन्वेस्टर को जो पैसे लगाने के लिए तैयार है, उसको आप एक पेज में कैसे एक्सप्लेन कर दें कि ये 10 स्टेप हैं या 15 स्टेप हैं। चलो एक पेज में जितने भी स्टेप आ सके।
तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो गुरु ने अभी कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईज ऑफ बिजनेस में अभी भी हम, और वही समस्या है कि स्टेट्स में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप कैसे लागू करेंगे, क्योंकि वो तो पुरानी पद्धति से चली आ रही है, फाइलें मूव कर रही हैं, इतना टाइम लगेगा एक परमिशन देने के लिए, इतना टाइम लगेगा बिजली पानी के लिए। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में क्या बेहतरी हुई है, क्योंकि वादे काफी हुए बेहतरी थे। हो रही हाँ। है, ये कहना गलत होगा कि बेहतरी नहीं हो रही है, क्योंकि एक कंपटीशन भी चला है अब स्टेट्स में कि कौन कितना इन्वेस्टमेंट ला सकता है, क्योंकि इट इज इन देयर इंटरेस्ट ऑल्सो कि वो जॉब्स हैं, एम्प्लॉयमेंट है, सब स्टेट में ही होंगे। जमीन कैसे दे सकते हैं, जैसे लैंड पूलिंग वाला जो हम अमरावती जो नया कैपिटल बन रहा है अपने उसमें सीमांध्रा में, उसमें क्या किया उन्होंने, जो लैंड है वो एक्विजिशन की जगह आपने लैंड पूलिंग की एक नई मतलब शुरुआत की है कि आप वॉलंटरीली लैंड पूल करिए, आपको उसमें बेनिफिट होगा, लैंड का कुछ लीज, लंबा लीज पे आपको कुछ मिलेगा, प्लस आपको नौकरी मिलेगी, प्लस आपको एक प्लॉट ऑफ लैंड भी मिलेगा नए कैपिटल में। तो बहुत लोग आगे आ गए हैं। तो इनोवेटिव जो आइडियाज हैं इनको अब लागू करने पड़ेंगे। ये पुराना ब्रिटिश जमाने का जो रूल्स हैं लैंड एक्विजिशन वगैरह, अब देखिए लैंड बिल भी फंसा हुआ है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो मूल निवासी हैं उनके वेलफेयर के लिए या उनको एक सुरक्षा, एक सिक्योरिटी नेट देने के लिए भी ज़रूरी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी परतें हों, लेकिन कम से कम एक जो है सुरक्षा का ये वादा तो हो कि बिल्कुल सही बात नहीं ली जाएगी। बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट लैंड पूलिंग में क्या हुआ है, वही तो हुआ है कि फार्मर जो अपना लैंड दे रहा है उसको गारंटीड एक इनकम है, लीज, जो लीज में से उसको मिलेगा, एक लमसम मिलेगा, और ऑप्शन ये है कि आप मंथली ले लो 99 इयर्स लीज में, और उसको एक प्लॉट ऑफ लैंड, जो नई राजधानी वहां बन रही है अमरावती, पुरानी राजधानी थी एक जमाने में, अब नई बन रही है, तो उस पे उसको एक प्लॉट ऑफ लैंड भी मिलेगा। तो उसका जो आय का उसका एक जो साधन है वो दिया जा रहा है उनको। प्रोफेसर कोंडापल्ली, ये बताइए कि फिलहाल ज़मीन पे तो चर्चा हुई है कि भारत में ज़मीन लेना या उस पर जो है प्लांट लगाना बड़ा मुश्किल बात है, लेकिन और कौन सी दिक्कतें हैं ज़मीन के अलावा जो आपको नज़र आती हैं? क्योंकि वादे तो बहुत हैं, काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है कि यूरोपियन यूनियन से जो है वो बड़ा पूरा नेटवर्क बन जाएगा और जीडीपी जो है अभी $2.57 ट्रिलियन की बताई जा रही है। इस सब के साथ मुश्किलें क्या हैं और कितना आपको प्रॉमिसिंग नज़र आता है? अगर हम आसियान के जो एक्सपेरिमेंट्स अगर हम देखें और यूरोपियन यूनियन के आपने जो जिक्र किया, अगर वो हम देखें तो यूरोप में उन्होंने फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक आयरन एंड स्टील और कोल इंडस्ट्रीज में उन्होंने एक लिबरलाइजेशन पॉलिसी लागू किया कुछ 20-30 साल पहले। उससे जो इंटीग्रेशन बनी हुई है जो यूरोप में, और उसके अलावा उन्होंने बहुत सारा कस्टम्स लिबरलाइज किया, टैरिफ्स को ख़त्म किया, मतलब बहुत कम टैरिफ्स लगाया उस समय। तो आसियान भी ऐसे सीखना शुरू की 1960 से, और आजकल उन्होंने भी एक कम्युनिटी प्रोसेस का अभी तय किया। लेकिन ये 2002 से उन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे एक इकोनॉमिक कम्युनिटी जारी करने के लिए। तो पहले उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिक्र किया, दूसरा जो टैरिफ रिडक्शन और कस्टम्स लिबरलाइजेशन वगैरह उन्होंने लागू किया। तो हम भारत इससे भी सीख सकते हैं कि पहले जो दूसरा स्पीकर्स ने कहा है कि लैंड एक्विजिशन के बारे में, अभी वो पार्लियामेंट में वैसे चर्चा हो रही है। दूसरा चीज़ जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस के बारे में। तीसरा जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में बहुत सारा जो रेस्ट्रिक्शंस हुई जब फॉरेस्ट रीजन्स में इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो रोड्स या रेलवेज हो नहीं पाएंगे, कंस्ट्रक्ट कर नहीं पाएंगे। तो दूसरा चीज़ जो है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस के बारे में। तीसरा जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के अलावा एक लेबर लॉस का भी भारत में अभी इसके ऊपर चर्चा हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये 4 चीज़ें जो लैंड एक्विजिशन, जीएसटी, लेबर लॉस और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो उन्होंने आसियान कंट्रीज में इसके बारे में बहुत सारे लेजिस्लेशन उन्होंने लेके आए और बहुत कोशिश किया जो एक इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाने के लिए। बिल्कुल।
टी.आर. रामचंद्रन जी, ये इसको आयरॉनिकली कहेंगे कि जितने मुद्दे यहाँ पर गिनाए हैं, इससे जुड़े जो एक्टिविस्ट हैं वो भी ये कहते हैं कि हमारे हक में बुरा हो रहा है, लेबर लॉज जो हैं वो इस हिसाब से नहीं है जैसे होने चाहिए, जो टैक्सेशन की बात करते हैं वो भी ये कहते हैं कि अमीरों को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है, जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं वो भी ये कहते हैं कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँच रहा है, दूसरी तरफ जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी शिकायत कर रहे हैं। तो ये कैसी स्थिति है जहाँ दोनों तरफ से जो है वो शिकायत है? देखिए, मेरा मानना ये है कि जब तक हिंदुस्तान ये बड़े गुटों के साथ अपने आप को नहीं मिलाएगा, और ख़ासकर ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया से जहाँ पर कम्युनिटी बनने जा रही है, तो आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी। हमारी सबसे पहली दिक्कत है कि हमें अपनी इकॉनमी को मजबूत करना पड़ेगा। हमारी इकॉनमी इतनी मजबूत नहीं है, ना ही अंदरूनी कंपटीशन इस देश में बड़ा है, इससे इसकी अलग दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। जैसे यहाँ के स्पीकर्स ने सब दोहराया कि मुश्किलातें तो हैं, पर हमें वे मुश्किलातें वी मस्ट गेट पास्ट इट। कैसे करेंगे आप? आपके प्रधानमंत्री हैं, जब तक वो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके ऑपोजिशन से बात नहीं करेंगे और उनकी कोऑपरेशन नहीं लेंगे, तब तक ये बिल्स पास होने वाली नहीं हैं। और ये समझ लीजिए, लेकिन रास्ता तो ऑर्डिनेंस का अपनाया जा रहा है। नहीं, खैर वो तो हम नहीं ले सकते। राष्ट्रपति जी ने उनको बोल भी दिया है कि आप बार बार ऑर्डिनेंस के ज़रिए मत लाइए कुछ भी, और उनको ये भी बता दिया क्या है कि आप एक सोल्यूशन निकालिए ऑपोजिशन के साथ, एक कंसेंसुअल अप्रोच अपनाइए। और अब एक दिन बाकी है सिर्फ एक नए सेशन में, और उसके साथ एक नई अपॉर्चुनिटीज भी हैं कि फिर से साथ मुझे मिलकर नहीं काम लगता किया जा ये सकता सेशन है। चलेगा। हम सबसे पहले तो ये समझ लें, क्योंकि दिक्कतें बहुत हैं, बड़ी चीज़ें उभर के आई हैं जिस पे सब लोग डिस्कशन चाहते हैं। पर बीजेपी ने एक रास्ता दिया है जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं आज के दिन में पार्लियामेंट में, कि आपका काम ना हो तो आप दंगा फसाद करिए, पार्लियामेंट चलने मत दीजिए। और कांग्रेस बार बार यही दोहराया है कि आप जब इतनी चीज़ें कह रहे हैं ऑपोजिशन के खिलाफ, तो हम क्यों आपके साथ सपोर्ट करें या क्यों आपके साथ कोऑपरेट करें। दूसरी तरफ देखिए, ताली एक हाथ से तो बजती नहीं। अगर आप कोऑपरेशन चाहते हैं तो आप भी 2 कदम आगे बढ़िए और ऑपोजिशन से बातचीत करिए, कुछ इसका सल्यूशन निकालिए। पर मेरे कहने का मतलब है, आखिरकार ये बड़े मेजर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर हिंदुस्तान इससे फ़ायदा नहीं उठाएगा तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान मीडियम टू लॉन्ग टर्म पे उनको बड़ा नुकसान पहुंचेगा। प्रोफेसर कॉन्टेपल्ली ने जो पॉइंट्स गिनाए हैं, खासकर इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा बिजनेस घूमता है, यही मुद्दे हैं, यही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इनमें आपको कौन सी ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जो फिलहाल वर्केबल है? अब 1.5 साल गुजर चुका है नई सरकार का, जो उतनी नई नहीं है। अब आने वाले दिनों में आप किस तरह से देख रहे हैं? बाहर जा रहे हैं, विदेश यात्राएं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नई डील्स लेकर आ रहे हैं, दुनिया से बातचीत कर रहे हैं कि कैसे दुनिया के दूसरे देशों को भी फ़ायदा हो, भारतीय लोगों को भी फ़ायदा हो। बताया जा रहा है हमें करीब 1.5 करोड़ नौकरियां जो हैं वो नई पैदा हो सकती हैं, यानी कि करीब 15 मिलियन नौकरियों की बातें हो रही हैं, जिसमें भारत के भी हिस्से काफ़ी नौकरियाँ आ सकती हैं अगर ये सब कुछ काम कर जाए। देखिए, ये जितने भी मुद्दे गिनाए हैं सब स्पीकर्स ने और कोंडापल्ली साहब ने, मेरे ख्याल में बहुत महत्व रखता है। इन सब चीज़ों की हिंदुस्तान में मजबूती स्थिति चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम ये ना भूलें कि ये जो इकोनॉमिक कम्युनिटी बनने जा रही है, इसमें 55% पूरे ग्लोब, पूरे वर्ल्ड के लोग इसमें शामिल हैं। इनकी जीडीपी पूरे वर्ल्ड से कंपेयर करेंगे तो 55% है। तो अगर हिंदुस्तान इस अपॉर्चुनिटी को नहीं लेगी, अपने आप को मजबूत नहीं करेगी, तो हिंदुस्तान को काफ़ी लॉस हो सकता है। कहने का मतलब है कि आप विदेश जाके तो बात कर रहे हैं और आपको वहाँ से कुछ सहानुभूति और मदद भी मिल रही है, पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने और बाकी लोगों ने ये आपको याद दिलाया है कि जो इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में आना चाहिए वो आपके जिस तरीके से आप सोचते थे वो आएंगे, वो नहीं आ रहा। इसलिए ग्रोथ को चोट लग सकती है। बिल्कुल। संदीप दीक्षित, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे हालात को? चुनौती ज़्यादा है या अवसर ज़्यादा है? आप अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और जो आर्थिक मसले हैं उनको भी अच्छे तरीके से समझते हैं। फिलहाल आप ये बताइए कि जो आंकड़े हमारे सामने पेश किए जा रहे हैं कि इतना बड़ा आसमान है, उसमें क्या क्या कितने तारे तोड़े जा सकते हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये EU टाइप जो कम्युनिटी बना रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंट्रा आसियान यानी आसियान के अंदर का ट्रेड स्टैग्नेंट रहा है काफी टाइम से, तो उसको बढ़ाने के लिए जोर ये है। हम लोग अभी इतनी गिनती में नहीं है। और दूसरी बात, जिस तरह की कल्पना सोच रहे हैं कि EU की तरह होगी, तो उसके लिए बहुत लंबा रास्ता है। उसके लिए पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की जरूरत है। और जो कमजोर देश हैं, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार और वियतनाम, उनको किसी तरह प्रोटेक्शन देने की भी बात है।
तो अभी ये जल्दी नहीं होने वाला है, ये थोड़ा टाइम लगना है। उसके पहले इंडिया को बल्कि RCEP पे कुछ प्रोग्रेस दिखानी है, जो कि रीजनल एग्रीमेंट, ये 10 देश जो हैं, बाकी 6 जो एशिया के आसपास के देश ऑब्जर्वर्स हैं उनके साथ करने की बात है। और दूसरी बात जो हमें ये देखनी है कि ये आसियान का जो जितना ट्रेड है ये सारा एलीट ड्रिवन है, इसमें पीपल फोकस बिल्कुल ही नहीं है। तो हिंदुस्तान को पीपल फोकस पे भी ध्यान काफी देना होगा, खासतौर से जब नॉर्थ ईस्ट इसका इंटीग्रेट होगा, जहाँ की कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, या जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो लोगों को दरकिनार करके हुआ है। तो इन दोनों चीजों पर हमें ध्यान देना चाहिए। और दूसरा चीज है, जो हम सुरक्षा संबंधी अपना कॉपरेशन जो इन देशों के साथ बढ़ा रहे हैं, तो उसमें जरूर प्रोग्रेस हुई है। पिछली यूपीए गवर्नमेंट, जैसा कि आपको याद हो, इंडोनेशिया, मलेशिया के साथ रशियन इक्विपमेंट में फेमिलैरिटी पे मदद की थी। उस मदद को हम आगे बढ़ाते हुए सुखोई 30 और सबमरीन्स जो हैं रशियन, उन पे ट्रेनिंग देंगे। साथ साथ सिंगापुर के साथ, जैसा कि आप जानते हैं, सिंगापुर को पिछली सरकार ने हिंदुस्तान में आर्टिलरी और फाइटर एयरक्राफ्ट की एक्सरसाइजेस करने दी थी, तो उसकी वजह से सिंगापुर के साथ भी सुरक्षा संबंधी कॉपरेशन जो है वो बढ़ा है। तो अभी फौरी तौर पे हिंदुस्तान जो है सुरक्षा और व्यापार दोनों पर बराबर का फोकस दे रहा है। पर व्यापार में, जैसा कि आप जानती हैं कि मार्केट कंडीशंस बहुत टाइट हैं, मोर देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको कहते हैं। क्योंकि अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ना होती तो ना LG होता, ना Hyundai होता, ना इतनी विदेशी गाड़ियां यहाँ जो दौड़ रही हैं जो कि हिंदुस्तान में निर्मित हैं वो भी हैं। तो इन लोगों को काफी अभ्यास है मुश्किल देशों को खोलने में और वहाँ व्यापार करने में। हाँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से उनको सोने पे सुहागा हो जाएगा, पर जिनको आना था वो आ गए, और जो कि आना चाहते हैं वो जरूर आएंगे आने वाले वक्त में। जी, मोहन गोस्वामी जी, दूसरा जो बड़ा मुद्दा था आतंकवाद को लेकर उठा, सिक्योरिटी की चर्चा कर रहे हैं संदीप दीक्षित, वो भी जाहिर है उसी का एक हिस्सा है। खासकर पेरिस हमलों के बाद ये भी हो रहा था, इस पर भी सवाल उठ रहा था कि क्या ये बैठकें हो पाएंगी या नहीं। धमकियां मिल रही थी दूसरे विद्रोही ग्रुप्स की। फिलहाल जिस तरह से प्रधानमंत्री का जो बयान आया है डी लिंक करने का रिलीजन और आतंकवाद को, उसको काफ़ी महत्व मिला, काफ़ी हेडलाइंस में आया। क्या आपको लगता है कि जो एक स्टैंड रहा है आतंकवाद पर, खासकर इस सरकार का, इससे कोई शिफ्ट है? नहीं, ये शिफ्ट तो नहीं है। जो प्रधानमंत्री जो रास्ते पे है वो बरकरार उस पे है। और बात उन्होंने ठीक कहा कि आतंकवाद जब फैलता है तो इकोनॉमीज पे इफेक्ट होता है, वो तो बिल्कुल ठीक है, सही बात है। मगर अगर इकोनॉमीज ग्रो नहीं होते हैं तो आतंकवाद फिर उसकी वजह से भी उभरता है। तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है, जब हर महीने 10 लाख युवक वर्कफोर्स में आते हैं तो उनके लिए उद्योग की ज़रूरत है। उद्योग कहाँ से आएगा? अभी और खेती बाड़ी में जितना लोग लगे हुए हैं उससे बढ़ नहीं सकता। पर ओनरशिप ऑफ प्लॉट्स जो हैं छोटे छोटे हो गए। 0.6 हेक्टेयर इज़ द एवरेज साइज ऑफ अ प्लॉट। तो कहाँ ऑब्जॉर्व हुए? तो इंडस्ट्री में ऑब्जॉर्व होंगे। इंडस्ट्री आपके पास कायम नहीं होता क्योंकि आपके दूसरे रूल्स हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है और इन्वेस्टमेंट नहीं आता। अब चीन में जो पैसा गया है, अब देखेंगे तो आसियान से गया हुआ है, ताइवान से गया हुआ है, जापान से गया, कोई अमेरिका का पैसा नहीं आया। और ज़्यादातर अंदरूनी पैसा जो घूम के गया है वापस उनके पास। अब आज सबसे बड़ा इन्वेस्टर हिंदुस्तान में सिंगापुर है। तो ये मतलब नहीं है कि सिंगापुर के निवासी उसमें पैसे लगा रहे हैं। हमारे लोग जो पैसे वहाँ रखे वो वापस ला रहे हैं। और मॉरिशस सिंगापुर मिलने तो 60% हो गया। और ज़्यादातर वो पैसा हमारा पैसा जो, तो हमारा पैसा वापस लाने के लिए एक प्रयास करनी चाहिए। और उसके लिए हमको यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करनी चाहिए जिसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक रास्ता निकले और आसानी से हम और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएं। और हर चीज़ पे अगर बहस होती है, अगर कोई हलवाई की दुकान खोलनी है उस पर बहस होगी, लंबी बहस होगी। जैसा हम लोग देखे न वो कि क्या वो मैकडोनल्ड था, अब उस पर 2 साल बहस उस पर। अरे वो एक सिर्फ हलवाई का दुकान है, वो हैमबर्गर बेच रहा है, तो इस पर क्या बहस होनी चाहिए? लेकिन हलवाई के हितों की रक्षा भी होनी चाहिए। तो आप कब तक करेंगे ऐसा रक्षा? आज अब हिंदुस्तान मोटर्स एक गाड़ी बनाती थी, खूब पैसे कमाए वो लोग, बहुत साल बने। एक वेस्पा, एक बजाज चेतक बनता था। आज देखिए कितने मोटरसाइकिल बनते। कस्टमर को भी बेनिफिट होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी, उत्पादन बढ़ गई है, वैल्यू एडिशन बढ़ गई, एक्सपोर्ट हो रहा है। आज 2,50,000 गाड़ी हिंदुस्तान से मोटर कार एक्सपोर्ट होती है, ये हुंडई और फोर्ड करते हैं। तो ओनरशिप के इश्यूज में हमारे देखिए भारतीय कंपनियां इतनी बड़ी बड़ी जगह वहाँ जैगुआर और सब पे जो है वो भी लिए हैं, तो ओन कर ली हैं। और आज जो देखिए दिस सैड सिचुएशन जो है कि
भारत एक नेट एक्सपोर्टर ऑफ कैपिटल हो गया है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में नंबर 3 इन्वेस्टर है इंडियन कंपनीज। और नहीं, और अगर ये आंकड़ा सही है तो उसमें बताया जा रहा है कि भारतीय कंपनियां जो हैं, खासकर टाटा मोटर्स सबसे बड़ी वहां पर जॉब प्रोवाइडर बन गई हैं, सबसे ज्यादा नौकरियां वहां पैदा हो रही हैं। ग्रुप की आज ज़्यादातर 60% उनके एसेट्स जो है बाहर है। क्यों? क्योंकि यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। एम्बेसडर चक्रवर्ती, ये बताइए, आतंकवाद के मुद्दे पे फिर मैं आना चाहती हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है आतंकवाद पर, और चूंकि ये पूरा पॉपुलेशन का भी बड़ा हिस्सा बनता है, आसियान का भाग ना होते हुए भी भारत के भी काफ़ी स्टेक्स हैं, हम खुद विक्टिम हैं बड़े आतंकवाद के। किस तरह से, जो एक तो डी लिंकिंग रिलीजन की प्रधानमंत्री ने कही कि इसको हटा के देखना चाहिए, हालांकि भारत में जिस तरह का डिस्कोर्स है आतंकवाद पे वो इससे काफ़ी हद तक अलग पता चलता है, वेस्ट में जो डिस्कोर्स हो रहा है वो भी काफ़ी हद तक अलग है। ये कितना, क्या ये मुद्दे को हल करने की दिशा में आगे कदम है, और देशों का जो सहयोग है वो आतंकवाद को हराने में या कम करने में कितना काम आ सकता है? दो बातें हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि आतंकवाद को धर्म से न जोड़ा जाए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये सोशल स्टेबिलिटी के बारे में है। अगर आप किसी एक कौम को बोलो कि यही लोग टेररिस्ट हैं, तो कैसा लगेगा उनको? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो उसमें सोशल स्टेबिलिटी की बात आती है, एंड विदाउट सोशल स्टेबिलिटी आपका कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकता। इकोनॉमिक भी नहीं होगा अगर आपके यहाँ दंगे फसाद होते रहेंगे कि तुम टेररिस्ट हो और आप टेररिस्ट नहीं हो। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को ये समझाना ज़रूरी है कि टेररिज्म है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। एक तो ये पॉइंट है। और दूसरा, इकोनॉमिक और जो बाहर का जो टेररिज्म है, उसमें टेररिज्म की बात प्रधानमंत्री जी यूँ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग खुद उसके वो भुगत चुके हैं, 20 साल से भुगत रहे हैं। और हमारे यहाँ टेररिज्म कौन करता है वो प्रधानमंत्री बिना बताए वो बोल रहे हैं। बिल्कुल, उनका नाम नहीं ले रहे हैं उस देश का, पर वो उनका संकेत उस देश की तरफ है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि कंट्रीज मस्ट बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल, दोज हु सपोर्ट एंड दोज हु गिव हेल्प टू द टेररिस्ट। वो यही कह रहे हैं कि एक इंटरनेशनल कंसेंसस बिल्ड करना है। हम अब ऐसा ये होता है कि हम जिसको टेररिस्ट कहते हैं वो दूसरा कहता है कि नहीं वो तो फ्रीडम फाइटर है। ये प्रॉब्लम हो गया है इस पूरे डिबेट में, हमेशा ही आज तक यही प्रॉब्लम हो गया है। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस में द कन्वेंशन ऑन टेररिज्म पास ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लोग ऑब्जेक्ट करते हैं, विचार अलग अलग है, इसलिए उसमें कोई मतलब आज शायद उस पर कोई प्रगति हो। इसीलिए प्रधानमंत्री ने वो मौका देख लिया है। अनफॉर्चुनेटली पेरिस का जो अटैक था उससे ये मतलब एक स्प्रिंग बोर्ड था कि आप लोग मिलके हम लोग करें, IS को ख़त्म करें। अब वो बातचीत हो रही है, डेविड कैमरून पेरिस जा रहे हैं, अब पुतिन से भी मिलेंगे, सब चर्चा हो रही है कि IS को कैसे काबू में लाया जाए। तो ये अभी आज एक सिचुएशन ऐसा है कि लोग थोड़ा बहुत पास आए हैं एक दूसरे की ऑन टेररिज्म, चाहे खौफ ही सही इस बात का कि नहीं तो लोग आतंकवाद ऐसा है कि बड़े बड़े जो है। पावर्स हैं वो टेररिज्म का इस्तेमाल करते हैं अपना उद्देश्य के लिए, जियोपॉलिटिकल उद्देश्य के लिए। रामचंद्रन जी, क्या कई बार ये भी दलील दी जाती है कि अगर इंसाफ होगा, अगर आर्थिक समृद्धि होगी तो आतंकवाद कम रहेगा। अगर जो हमारा युवा है अगर उसको ये एहसास होगा कि उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है तो शायद हम उन्हें रोक पाएंगे या उनके कदमों को धीरे कर पाएंगे आतंकवाद की तरफ ले जाने में। ये सारी जो बातचीत हो रही है ये नौकरियां पैदा करने के लिए हो रही है, बेहतर कारोबार के लिए हो रही है कि आम आदमी तक जो है वो पहुंच सके पैसा, समृद्धि। क्या आपको लगता है कि आतंकवाद से लड़ने में मदद करेगा या वाकई ये किसी और स्तर पर जिस तरह का रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन है या जिस तरह से कहा अभी चक्रवर्ती जी ने कि जो लोग अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आतंकवाद को, शायद इससे हल ना हो पाए? देखिए, हिंदुस्तान तो इसके खिलाफ 25 साल से बोल रहा है और जो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं इन बात को सुन रही है, खासकर अमेरिका, US, और उन्होंने कुछ कदम नहीं उठाया जब तक अमेरिका में खुद अटैक नहीं हुआ। बिल्कुल। दूसरी बात हम ये समझ लें कि लोगों को अब ये बात समझ आ गई है कि आतंकवाद सिर्फ एक देश या एक देश के बगल में सीमित नहीं है, पर आतंकवाद कहीं भी पहुंच सकती है, किसी के ऊपर भी हड़ताल कर सकती है, अटैक कर सकती है। और हमने देखा पेरिस हुआ, एक हफ्ते बाद एक दूसरी छोटे आइलैंड पे हो गई। तो आखिरकार ये बहुत एक सीरियस मसला है और जो प्रधानमंत्री ने कहा, मेरे ख्याल में इससे कोई असहमत तो नहीं होगा कि हम सब मिलजुल के जुट के इसको टैकल करेंगे तो इसको हम काबू में ला सकते हैं। अगर हम अपने आप में करते रहेंगे तो ये काबू में नहीं आएगा और सबको नुकसान ही हो रहा है। तो
मेरे ख्याल में अटेंशन अब टेररिज्म पे एक जोर शोर से हो रहा है। अमेरिका को भी ये बात कुछ समझ आ गई कि वो और रशिया अपने ही रास्ता पकड़ रहे हैं टेररिज्म में, एक सपोर्ट कर रहा है, एक लड़ाई करने की सोच रहा है, तो ये काबू में नहीं आएगा। तो हमको इस वक्त ये कहना कुछ कॉन्फिडेंस के साथ कि नहीं ये काबू में आएगा, इसके खिलाफ सब मिलकर एकजुट होकर करने वाले, ये इस वक्त कहना मुश्किल है। बिल्कुल, तो हमें थोड़ा समय तो देना वापस पड़ेगा। अगर आए, आखिरी 2 मिनट बचे हैं और कारोबारी मुद्दों पर, जिस तरह से जो स्किल डेवलपमेंट खासकर एक बड़ा मुद्दा रहा, या भारत में जो है वो स्मार्ट सिटीज़ बनाने की बात हो रही है। जिन देशों में गए हैं प्रधानमंत्री, उन शहरों को, काफ़ी शहरों को स्मार्ट सिटीज़ कहा जाता है। किस तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ से यहाँ लाई जा सकती हैं? कई लोगों ने ये भी लिखा कि स्मार्ट सिटीज़ जो है वो सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं बल्कि एक मेंटल लेवल पे भी बनाने की ज़रूरत है, कि किस तरह से लोगों को हम डेवलप करें। मैंने अभी हाल ही में मलेशिया गया था पहली बार, और मैं आश्चर्य हूँ कि जिस तरह की तरक्की हुई है और जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, जिस तरह मास ट्रांजिट सिस्टम्स बनाए सिटीज़ के अंदर, नए सिटीज़ बनाए, नया कैपिटल उनका पुत्रजया बाहर कोलालमपुर के बाहर है, इसमें उनकी काफ़ी एक्सपीरियंस है। और एक ये मलेशिया ऐसा भी देश है जहाँ पे आजकल काफ़ी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ भी हुआ है और एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल भी हो सकता है। सिंगापुर तो है ही है पहले से, ऑफशोर सेंटर ऑफ कैपिटल है। तो इन दोनों देशों में जो गए हैं अच्छे चुन के गए, जहाँ से वो लॉजिकल बिल्कुल इनफ्लो तो कैपिटल आ सकता है। अगर इंग्लैंड और उसमें उतनी उम्मीद नहीं रख सकते, जिस देश में करेंसी कैश सरप्लसेस हैं, अब और पहले गए, वो सबसे पहले गए वो चाइना और जापान, जिनके रिजर्व सबसे ज़्यादा होते हैं, तो यहीं से आएगा आपको कैपिटल। बिल्कुल। आखिरी सवाल संदीप दीक्षित से लेती हूँ। संदीप, ये बताइए कि इन देशों के मुकाबले भारत एक बहुत बड़ा देश भी है, आबादी भी ज़्यादा है, कई तरह से हमारी डेमोक्रेसी को भी मेसी डेमोक्रेसी कहा जाता है, जहाँ फेडरल सिस्टम है, बहुत सारे कानून हैं। हम अभी तक ये सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए। ऐसे में जब विकास की बात होती है तो जाहिर है उस तरह का विकास नहीं कर सकते जो कुछ देशों में देखने को मिलता है, उसको एक मानवीय चेहरा देना होगा। क्या आपको लगता है यही सबसे बड़ी चुनौती है? नहीं, देखिए, मानवीय चेहरा तो उन देशों में भी नहीं है। उनमें ज्यादातर अगर आप देश देखें तो वो डिक्टेटरशिप में उनका डेवलपमेंट हुआ था, जहाँ की मैसेकेयर्स हुए थे और लोगों को दबाया गया। और ये चीज तो 20-20, 30-30, 40 साल चलती रही। बल्कि आज भी मलेशिया में इंडियंस को पूरा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हालांकि वो 8% पॉपुलेशन का है। उसी तरह सिंगापुर में भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं। कोई मैगजीन, अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन कोई उनके खिलाफ छाप नहीं सकती, वो वहाँ डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो सकती सिंगापुर में। तो इनफैक्ट जहाँ तक डेमोक्रेसी है, जहाँ लोगों का रिप्रेजेंटेशन है, उनकी आवाज है, तो आसियान को बल्कि हिंदुस्तान से ज्यादा सीखने की जरूरत है, ना कि अदर के अराउंड। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका। जी माफ़ कीजिएगा, समय समाप्त हो चुका है। साफ तौर पर सवाल भी मेरा यही था कि इन देशों से सबक ना लेकर किस तरह से जो एक मानवीय चेहरे के साथ बार बार अपील होती है हमारे यहाँ कि विकास ज़रूर हो लेकिन माइंडलेस नहीं हो, बल्कि ह्यूमन जो एक तरह से चेहरा है उसका उसके साथ होना चाहिए। लेकिन साफ तौर पर आगे देखना होगा किस तरह से आगे बढ़ते हैं। ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन का जहाँ जिक्र हो रहा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।